नमस्कार विद्यार्थियों। आज की कक्षा में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो हम कक्षा 10 के अध्याय 6 जिसका कि नाम है नियंत्रण एवं समन्वय, इसके भाग 3 की चर्चा करने वाले हैं। और इसके अंतर्गत हम एनसीईआरटी अनुभाग 6.2 से 6.2.1 की चर्चा हम विस्तार से करने वाले हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। और यह हमारी तरफ से अस्वीकरण है। इसके बाद हम समझते हैं कि इस व्याख्यान के उद्देश्य क्या हैं। आज के व्याख्यान में भाग लेने के बाद आप जिन बातों को सीख पाएंगे, एक बार उनकी चर्चा संक्षेप में कर लेते हैं। तो हम सबसे पहले चर्चा करेंगे वे कौन सी विशिष्ट क्रियाविधियां हैं जिनके माध्यम से पौधे अपने पर्यावरण से जो प्राप्त होने वाले उद्दीपन होते हैं, उन उद्दीपनों जैसे कि वो प्रकाश हो सकता है, वह कोई स्पर्श हो सकता है, उसको अनुभव करते हैं और उनके प्रति अपनी प्रतिक्रिया व्यक्त करते हैं। उसके बाद हम विस्तार से चर्चा करेंगे कि वृद्धि निर्भर गतियों जैसे पौधे का प्रकाश की ओर बढ़ना और वृद्धि स्वतंत्र गतियां जैसे कि छुई मुई की पत्तियों का मुरझा जाना, बस स्पर्श मात्र से पत्तियां मुरझा जाती हैं। तो इस तरीके की गतिविधियों में हम अंतर कैसे स्पष्ट करते हैं कि वे पौधे की गति को प्रभावित कर रही है अन्यथा नहीं कर रही है। इन दोनों बातों की हम चर्चा करेंगे, इन दोनों में अंतर को समझेंगे और फिर हम अंत में देखेंगे कि पौधों में सूचनाओं को शरीर के एक भाग से दूसरे भाग तक पहुंचाने में विद्युत रासायनिक संकेतों की क्या महत्वपूर्ण भूमिका है और यह जंतुओं के तंत्रिका तंत्रिका तंत्र को किस प्रकार प्रभावित करती है। इसके बाद हम अगर बात करें कि हम किन किन अनुभाग को यहाँ पर देखने वाले हैं, तो हम 6.2 जिसमें हम पौधों में समन्वय की चर्चा करने वाले हैं। फिर हम 6.2.1 जिसमें उद्दीपन के प्रति तत्काल प्रतिक्रिया की चर्चा करेंगे और फिर हम गतिविधि 6.2 का विश्लेषण करेंगे और उसके बाद हम इस व्याख्यान का सारांश देखेंगे और उसके बाद हम कुछ एनसीईआरटी पाठ्य पुस्तक के प्रश्नों की चर्चा करने वाले हैं और फिर हम मुख्य बिंदुओं को देखेंगे और अंत में हम कुछ रोचक प्रश्नों की भी चर्चा करेंगे। तो चलिए हम अपने व्याख्यान को आगे बढ़ाते हुए सबसे पहले बात करते हैं परिचय की। और जब हम परिचय से शुरुआत करते हैं तो हम क्या देख पाते हैं कि जानवरों में या जंतुओं की जब हम बात कर रहे हैं तो उनकी सभी शारीरिक गतिविधियों को सुचारू रूप से नियंत्रित और समन्वित करने के लिए एक बहुत ही जटिल तंत्रिका तंत्र पाया जाता है। जंतुओं की जब हम बात करते हैं तो उनमें तंत्रिका तंत्र पाया जाता है, लेकिन जब हम पौधों की बात करते हैं तो जंतुओं के विपरीत पौधों की शारीरिक संरचना में उद्दीपन को ग्रहण करने के लिए ना तो कोई तंत्रिका तंत्र होता है और ना ही गति करने के लिए मांसपेशियां होती हैं। तो अब यहाँ पर उद्दीपन कैसे ग्रहण किया जाएगा, कैसे सूचनाओं को भेजा जाएगा। तो अगर मैं पौधों की बात करती हूँ तो तंत्रिका तंत्र के अनुपस्थित होने के बावजूद भी पौधे अपने बाहरी वातावरण में होने वाले परिवर्तनों का अनुभव करते हैं और उन उद्दीपन के प्रति विशिष्ट अनुक्रिया भी प्रदर्शित करते हैं। इसके बाद अगर मैं तुम्हें इसका उदाहरण बताऊं तो आपने एक छुई मुई के पौधे को देखा होगा जिनकी पत्तियों को जब हम स्पर्श करते हैं तो स्पर्श करने के तुरंत ही वे मुड़ना शुरू हो जाती हैं, नीचे की ओर झुक जाती हैं। तो पौधों ने उद्दीपन को ग्रहण किया और उसके प्रति अपनी अनुक्रिया भी दी। तो छुई मुई के पौधों में होने वाली यह विशिष्ट हलचल प्रत्यक्ष रूप से स्पर्श के प्रति उसकी तात्कालिक संवेदनशीलता और अनुक्रिया को दर्शाती है। और पौधों में होने वाली इस प्रकार की गतियां अत्यंत तीव्र होती हैं और इनमें पौधों की शारीरिक लंबाई या आकार में कोई स्थायी वृद्धि शामिल नहीं होती। तो मैंने आपको क्या बताया, मैं दो तरीके की गतियों के बारे में आपको बताऊंगी। ऐसी गतियां जिसमें पौधों की वृद्धि शामिल होती है और इस प्रकार की भी कुछ गतियां होती हैं, गतिविधियां होती हैं जहां पे पौधों की वृद्धि शामिल नहीं होती। अब जैसे मैंने छुई मुई के पौधे को स्पर्श किया तो स्पर्श करने से उसकी पत्तियां मुड़ गई, लेकिन उसमें पौधे की कोई गति यहाँ किसी प्रकार की शामिल नहीं है। तो यहाँ पर पौधों की कोई वृद्धि शामिल नहीं है। उसके बाद जब किसी बीज का अंकुरण होता है तो उसकी जड़ें नीचे की तरफ बढ़ती हैं, नीचे की ओर जाती हुई दिखाई देती हैं। तो उसकी जड़ें स्वाभाविक रूप से मिट्टी की ओर बढ़ती हैं और तना ऊपर की ओर विकसित होता है। तो यहाँ पर क्या है, पौधे की वृद्धि आपको साफ देखने को मिल रही है। तो बीज के विकास के दौरान होने वाली इस विशिष्ट गति में एक निश्चित दिशा निर्धारित होती है जो पौधे के अंगों के बढ़ने की मार्ग को दर्शाती है। इसके बाद
पौधे में होने वाली ऐसी दिशात्मक गतियां प्रत्यक्ष रूप से उनकी वृद्धि पर निर्भर करती हैं, क्योंकि यह गति अंगों के क्रमिक विकास के बिना संभव नहीं होती। उसके बाद हमारा ये छुई मुई का पौधा आपको चित्र में दिखाया गया है, जो मुख्य रूप से एक स्थलीय पौधा होता है और अपनी संवेदनशीलता के लिए जाना जाता है। इसके तने पतले और कांटेदार होते हैं, जिस पर छोटी छोटी पत्तियां लगी होती हैं, जैसा कि आप इस चित्र में देख पा रहे हैं। और ये पत्तियां बहुत ही संवेदनशील होती हैं। और यद्यपि कुछ प्रजातियां ऐसी भी होती हैं जो नमी वाले स्थानों में पाई जाती हैं, परंतु यह मुख्य रूप से अपनी तात्कालिक अनुक्रिया यानी कि पत्तियों का मुड़ना जो होता है, इसकी क्रिया, इसके कारण यह जो पौधा है वो बहुत ज्यादा प्रसिद्ध है। और इसका उपयोग वनस्पति विज्ञान में स्पर्श संवेदनशीलता के लिए भी किया जाता है, अध्ययन के लिए। तो यह पौधा मिट्टी जो होती है हमारी मृदा में नाइट्रोजन स्थिरीकरण के माध्यम से पारिस्थितिकी तंत्र में अपना योगदान करता है। और अपनी विशिष्ट गति के कारण विद्यार्थियों के लिए यह एक शोध का बहुत अच्छा विषय भी बन चुका है। अब हम बात करते हैं पादप गतियों के प्रकार की। तो हम एनसीईआरटी अनुभाग 6.2.1 में विस्तृत चर्चा करते हैं पादप की गतियों के प्रकार की। पौधों में दो प्रकार की गतियां हमें देखने को मिलती हैं। एक होता है वृद्धि से स्वतंत्र गति, जैसे कि मैंने भी आपको छुई मुई के पौधे का उदाहरण दिया, जहां पर पौधे की वृद्धि वृद्धि इन प्रकार की गतियों से संबंधित नहीं है। उसके बाद एक होता है वृद्धि पर निर्भर गति, जैसे कि मैंने आपको अंकुर बीज वाला उदाहरण बताया कि अंकुरों में जो वृद्धि देखी जाती है, बीज के उगने के दौरान अंकुरित बीजों में तना ऊपर की ओर बढ़ता है, जड़ें नीचे की ओर जाती हैं, मिट्टी की ओर। तो ऐसी गतियां वृद्धि को प्रभावित करती हैं। तो दो तरीके की पौधों में हो गई गतियां। अब वृद्धि निर्भर गतियां नहीं होंगी यदि वृद्धि को रोका जाए। मतलब अगर मैं वृद्धि को रोक दूं तो यहाँ पर वृद्धि निर्भर गतियां नहीं देखने को मिलेगी। उसके बाद इन विशिष्ट गतियों का अध्ययन करना हमें यह समझाने में सहायता करता है कि पौधे अपने वातावरण से प्राप्त होने वाले उद्दीपनों के प्रति किस प्रकार अनुकूलन करते हैं। और फिर हमारा उदाहरण मैंने आपको एक बताया छुई मुई का पौधा, जो सबसे उपयुक्त उदाहरण है, जो पौधों से वृद्धि से स्वतंत्र गतियों का उदाहरण है। इसके बाद यहाँ पर हम फिर से चित्र देख सकते हैं, जो मैंने अभी आपको छुई मुई के पौधे का चित्र बताया था। अब वृद्धि स्वतंत्र अनुक्रियाएं, वृद्धि से स्वतंत्र गतियों का हम और विस्तार से अध्ययन करेंगे 6.2.1 में। और यहाँ पर हम क्या समझ पा रहे हैं कि पौधों में होने वाली यह अनुक्रिया अत्यंत तीव्र और तात्कालिक होती है, जो उद्दीपन मिलते ही बिना किसी देरी के प्रभावी हो जाती है। इसके बाद यह विशिष्ट गति बाह्य उद्दीपनों द्वारा प्रेरित होती है, जिसमें स्पर्श जैसे भौतिक कारक पौधों के अंगों में हलचल उत्पन्न करने का मुख्य कारण बनते हैं। और इस प्रक्रिया के दौरान पादप शरीर की लंबाई या आकार में कोई स्थायी बदलाव नहीं देखने को मिलता, क्योंकि किसी भी प्रकार की शारीरिक वृद्धि यहाँ पर शामिल नहीं होती। उसके बाद क्या होता है कि पौधों की यह प्रतिक्रिया जंतुओं में होने वाली प्रतिवर्ती क्रियाओं के समान दिखाई देती है, परंतु यह सब बिना किसी विकसित तंत्रिका तंत्र के केवल कोशिकीय स्तर पर ही संभव होता है। यहाँ पर कोई तंत्रिका तंत्र नहीं होता पौधों में, जैसा कि हमारे जंतुओं में देखने को मिलता है। तो जंतुओं की जो प्रतिवर्ती क्रियाएं होती हैं, इसके समान यहाँ वैसी ही क्रियाएं होती हैं, लेकिन तंत्रिका तंत्र के बिना होती हैं। यह एक बहुत खास बात है पौधों की। इसके बाद उद्दीपन के प्रति तत्काल प्रतिक्रिया की अगर हम चर्चा करें, तो यहाँ पर क्या देखने को मिलता है, हम पादप की गति को पहले समझते हैं। तो मैंने आपको छुई मुई के पौधों के बारे में बताया, तो अब हम इनकी गति पर ध्यान केंद्रित करते हैं। गति वृद्धि के बिना होती है। तो मैंने आपको ये चीज दिखाई है कि छुई मुई में होने वाली यह तीव्र गति पौधों की शारीरिक वृद्धि से पूरी तरीके से स्वतंत्र होती है। यह केवल कोशिकाओं में पानी की मात्रा का स्थायी परिवर्तन होता है, सिर्फ पानी की मात्रा में परिवर्तन होता है, और यहाँ पर आपको उस तरीके की गति देखने को मिलती है। तो पत्तियां स्पर्श के प्रति प्रतिक्रिया में हिलती हैं। मतलब इस पौधे की पत्तियां जो होती हैं, वो स्पष्ट रूप से स्पर्श जैसे बाह्य उद्दीपन के प्रति प्रतिक्रिया स्वरूप हिलती हैं और मुड़ जाती हैं। यह संपूर्ण प्रतिक्रिया इस तथ्य को उजागर करती है कि जो पौधे बिना किसी तंत्रिका या मांसपेशी ऊतक के भी प्रभावी ढंग से पर्यावरण के प्रति अनुक्रिया करने में सक्षम हैं। तो यहाँ पर आप जो है छुई मुई के पौधे के दो चित्र देख पा रहे हैं, जहां पर आपको
बाईं ओर जो तस्वीर है, तो बाईं ओर की तस्वीर में पत्तियां सामान्य अवस्था में खिली हुई आपको दिख रही हैं, लेकिन जो दाईं ओर तस्वीर है, इसमें पत्तियां मुड़ी हुई दिख रही हैं और झुककर बंद हो गई हैं। तो यह एक प्रकार की वृद्धि से स्वतंत्र गति है, जो यह दर्शाती है कि पौधे बिना तंत्रिका तंत्र या मांसपेशी के भी उद्दीपनों के प्रति संवेदनशीलता व्यक्त करते हैं और प्रतिक्रिया हमें दिखाते हैं। यहाँ दोनों प्रकार की पत्तियां साफ दर्शा रही हैं। पत्तियों का यह व्यवहार कोशिकाओं में जल के दबाव में परिवर्तन के कारण ही देखने को मिलता है। तो यहाँ जल के दबाव में परिवर्तन कैसे होता है, इसको भी हम समझेंगे। स्पर्श संवेदन की क्रियाविधि को जब हम समझेंगे तो हमें समझ में आएगा। चलिए समझते हैं कि यहाँ पर ये क्रियाविधि कैसे होती है। पौधे अपनी कोशिका झिल्ली पर, जो उनकी कोशिका झिल्ली होती है, उस पर विशिष्ट ग्राही नहीं रखते, लेकिन जब उन्हें स्पर्श किया जाता है तो यांत्रिक बल कोशिका झिल्ली की पारगम्यता को बदल देता है और इससे आयनों जैसे कि कैल्शियम और पोटेशियम आयन होते हैं, इसका कोशिका के अंदर और बाहर तेजी से प्रवाह होता है, जो एक विद्युत रासायनिक संकेत उत्पन्न करता है। जंतुओं के पास सूचना के तीव्र संचरण के लिए तंत्रिका कोशिकाएं और विशिष्ट तंत्रिका ऊतक होते हैं, लेकिन पौधों में ऐसी कोई संरचना नहीं होती है। तो हमने समझ लिया, पौधे इस संकेत को एक कोशिका से दूसरी कोशिका तक जीव द्रव्य तंतुओं के माध्यम से यांत्रिक और रासायनिक तरंगों के रूप में प्रसारित करते हैं। तो यह होता है यहाँ पर, और यह विद्युत रासायनिक संकेत पत्तियों के आधार, क्या लिखा है यहाँ पे, स्पर्श संवेदन से गति प्रतिक्रिया होती है। मतलब जो विद्युत रासायनिक संकेत होते हैं पत्तियों के आधार पर स्थित विशिष्ट कोशिकाओं तक पहुंचाता है। इससे इन कोशिकाओं में जल की मात्रा या दबाव तेजी से जब बदलता है और जल की हानि के कारण यहाँ पर कोशिकाएं सिकुड़ जाती हैं और पत्तियां गति करती हैं, जो हमें झुकने या मुड़ने के रूप में स्पष्ट दिखाई देती हैं। और यह क्रियाविधि पौधे के अस्तित्व के लिए महत्वपूर्ण है, क्योंकि यह उसे शिकारियों यानी कि शाकाहारी जीवों से तत्काल सुरक्षा प्रदान करती है। या एक त्वरित अस्थायी अनुक्रिया है जो खतरे के टल जाने के बाद सामान्य अवस्था में वापस आ जाती है। इसके बाद सूचना का संचरण केवल छुए गए बिंदु तक ही सीमित नहीं रहता। अगर आपको लगता है कि वह सिर्फ उसी बिंदु तक सीमित रहेगा, तो ऐसा नहीं होता। यह संकेत पूरे पत्रक यानी कि पूरे ही पत्रक में, फिर पूरी पत्ती और कभी-कभी आसपास की अन्य पत्तियों तक भी फैल जाता है। यही कारण है कि एक पत्ती को छूने पर पूरा पौधा प्रतिक्रिया दिखाता है, जो कि एक समन्वित क्रिया को दर्शाता है। इसके बाद हमने यह छवि, हमने इस पर पहले भी चर्चा कर ली है, छुई-मुई के जो है पत्ते होते हैं उनकी छवि को दर्शा रहा है। इसके बाद हम बात करेंगे अब पौधों में संचार की। तो पौधों में सूचनाओं का आदान प्रदान मुख्य रूप से वैद्युत रासायनिक माध्यमों से होता है, जो जंतुओं के तंत्रिका संवेदों के समान एक तीव्र प्रक्रिया है। उसके बाद इस संचार प्रणाली में जानकारी एक कोशिका से दूसरी कोशिका तक तेजी से पहुंचाई जाती है, जिससे पूरे पौधे में एक समन्वित प्रतिक्रिया संभव हो पाती है। और यह प्रसार कोशिका दर कोशिका होता है और पूरे पौधे में एक लहर के रूप में फैल सकता है। उसके बाद जंतुओं के विपरीत पौधों में जानकारी कुशल संवहन के लिए कोई विशिष्ट तंत्रिका ऊतक या जटिल संचार मार्ग मौजूद नहीं होते। ये विकासवादी रूप से ऐसी सरल और प्रभावी विधि पर निर्भर हैं। इसके बाद अगर मैं बात करूं अगले बिंदु की, तो पौधों में सूचनाओं को एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुंचाने के लिए मौजूदा कोशिकीय मार्गों और जीव द्रव्य तंतुओं, जिसे हम प्लाज्मोडेस्माटा के नाम से भी जानते हैं, पर निर्भर करते हैं। और ये सूक्ष्म चैनल होते हैं जो कोशिकाओं के बीच सीधा संपर्क स्थापित करते हैं। उसके बाद यह प्रणाली कार्य क्षमता में जंतु तंत्रिका तंत्र के समानांतर दिखाई देती है, लेकिन संरचनात्मक रूप से पूरी तरह से भिन्न है, क्योंकि इसमें न्यूरॉन शामिल नहीं होते। और यह भिन्नता दर्शाती है कि प्रकृति में समन्वय के विभिन्न समाधान मौजूद हैं। इसके बाद हमारा जो है जो चित्र दिखाया गया है, जो कि मैंने आपको पहले ही समझा दिया। इसके बाद हम क्या करने वाले हैं, अब हम देखने वाले हैं अपना अगला महत्वपूर्ण बिंदु, जो कि है कोशिकीय परिवर्तन और गति। तो अब हम कोशिकीय परिवर्तन और गति के महत्वपूर्ण विषय पर चर्चा करने वाले हैं, जो स्पष्ट करता है कि पौधों में गति किस प्रकार संभव होती है। तो पादपों में गति उत्पन्न करने के लिए कुछ विशिष्ट कोशिकाओं को अपने आकार या आयतन में परिवर्तन लाना आवश्यक होता है। यह कोशिकीय परिवर्तन ही पौधों को बाह्य उद्दीपन के प्रति अनुक्रिया करने में
सक्षम बनाता है और यह परिवर्तन प्रायः जल के अंतर्ग्रहण या बहिर्ग्रहण के कारण होता है। जैसे मैंने आपको भी जल के दबाव में परिवर्तन के बारे में बताया था, तो अब हम वो समझने जा रहे हैं। तो यहाँ पर कोशिकाओं में आकार का यह परिवर्तन जल गतिकी के माध्यम से किया जाता है, प्राप्त किया जाता है, जहां जल की मात्रा का तीव्र आवागमन इस प्रक्रिया का मुख्य आधार है। इस प्रक्रिया को वैज्ञानिक भाषा में इस तरीके से दर्शाते हैं। अब इसके बिल्कुल विपरीत जंतुओं में होने वाली गतियां और संचलन विशिष्ट पेशी प्रोटीन के माध्यम से होते हैं। ये प्रोटीन सिकुड़ते और शिथिल होते हैं, जिससे शरीर में हलचल देखने को मिलती है। जंतु इस ऊर्जा निर्भर प्रक्रिया के माध्यम से तीव्र और जटिल गतियों में सक्षम हो पाते हैं। हम जो जंतु होते हैं, जब ये मैंने भी पौधों की बात नहीं करी। देखो पौधों में क्या होता है, पौधों की कोशिकाएं अब भीतर की जल सामग्री को बदलकर फूलती या फिर सिकुड़ती हैं। तो फूलने को हम स्फीत कहते हैं और सिकुड़ने को हम शिथिल के नाम से जानते हैं, जो कोशिका झिल्ली के पार होती है। इसके बाद यह परिवर्तन अंततः पौधे के अंगों के आकार में परिवर्तन के परिणाम स्वरूप होता है, जिससे हमें पौधों के वास्तविक गति जो है जिससे हमें पौधों में वास्तविक गति संभव होती दिखाई देती है। छुई बुई में यह परिवर्तन पल्विनस कोशिकाओं में स्पष्ट रूप से देखा जा सकता है, जो गति के बाद सामान्य अवस्था में लौट आती है। उसके बाद आप यहाँ पर चित्र देख सकते हैं, जो कि छुई मुई के पौधे का चित्र था। अब देखते हैं अगला बिंदु क्या है। अब यहाँ पे पौधों में अनुकूलन को समझने की कोशिश करते हैं। तो पादप गति वास्तव में बाहरी उद्दीपनों के प्रति महत्वपूर्ण अनुकूलन है, जो पौधों को अपने पर्यावरण में प्रभावी ढंग से जीवित रहने और प्रतिक्रिया करने में सक्षम बनाती है। यह अनुकूलन पौधों के अस्तित्व और प्रजनन सफलता के लिए बहुत ज्यादा आवश्यक होता है। और यह पूरी प्रक्रिया जो होती है वो किसी तंत्र के बजाय जटिल रासायनिक विद्युत संचार पर निर्भर करती है, जो पादप कोशिकाओं के भीतर सूचना प्रसारित करने का एक बहुत अनूठा तरीका होता है। यह संचार मुख्य रूप से आयनिक प्रवाह और हार्मोनल संकेतों के माध्यम से होता है, जो कि आपको ध्यान रखना है। और यह प्रणाली हमें गैर जंतु प्रणालियों की आंतरिक जटिलता और परिष्कृत कार्य प्रणाली को दर्शाती है। यह साबित करती है कि जीवन के विभिन्न रूप भी समन्वय के जटिल तरीके विकसित कर सकते हैं। यह भिन्नता प्रगति में अनुकूलन की विधि को स्पष्ट करती है, विविधता को स्पष्ट करती है। उसके बाद हमारा अगला बिंदु है कि पादप और जंतु गति तंत्र के बीच के मूलभूत जंतु जो पादप और जंतु गति तंत्र होता है, इसके बीच के मूलभूत अंतर को ये उजागर करता है। जहां एक जल और रसायन पर आधारित है, वहीं दूसरा क्या होता है, एक जल और रसायन पर आधारित है और दूसरा क्या होता है, पेशी प्रोटीन पर निर्भर करता है। तो ये दोनों विधियां अपने अपने जीवों के लिए अपने वातावरण में अत्यंत प्रभावी होती हैं। उसके बाद हमारा अगला बिंदु है कि यह विषय पादप संकेत पारगमन के क्षेत्र में आगे के अध्ययन को प्रेरित करता है, जिससे वैज्ञानिकों को यह समझने में मदद मिलती है कि पौधे इतने प्रभावी ढंग से अपने पर्यावरण के साथ कैसे संवाद करते हैं। और यह शोध शोध जो होता है भविष्य में कृषि पद्धतियों को बेहतर बनाने में सहायक हो सकता है। तो यहाँ पर इस चित्र के बारे में हमने पहले भी चर्चा कर ली है। अब हम देख लेते हैं सारांश इस व्याख्यान का, जो कि सभी महत्वपूर्ण बिंदुओं को दोबारा से उजागर करता है। तो आइए हम सारांश का पुनरावलोकन कर लें। जैसे कि छुई मुई जैसे संवेदनशील पौधों की स्पर्श के प्रति होने वाली तत्काल प्रतिक्रिया एक गैर वृद्धि गति होती है, ये मैंने आपको बताया है। और इसका मतलब क्या है कि गति कोशिका की वृद्धि या कोशिका विभाजन को शामिल किए बिना ही यह प्रक्रिया संपन्न होती है। तीव्र संचार और गति के लिए पौधों में जंतुओं में पाए जाने वाले विशेषीकृत तंत्र का ऊतकों और मांसपेशी ऊतकों की कमी होती है, इसलिए वे वैकल्पिक विधियों का प्रयोग करते हैं। स्पर्श उद्दीपन के बारे में जानकारी पौधों के एक हिस्से से दूसरे हिस्से तक विद्युत रासायनिक संकेतों के माध्यम से संप्रेषित होती है। ठीक वैसे ही जैसे कुछ हद तक जानवर जानकारी संप्रेषित करते हैं, बिल्कुल वैसे ही यहाँ पर भी देखने को मिलता है। फिर पत्तियों की वास्तविक गति इसलिए होती है क्योंकि कुछ विशिष्ट पादप कोशिकाएं उद्दीपन के जवाब में अपना आकार बदल देती हैं और प्रतिक्रिया करती हैं। उसके बाद अगला बिंदु था हमने जो पढ़ा, कोशिका के आकार में यह परिवर्तन कोशिकाओं के भीतर पानी की मात्रा को अस्थायी रूप से बदल देता है, बदलकर पूरा करता है, जब जल की गतिशीलता ही इस प्रक्रिया का आधार है।
उसके बाद पानी की मात्रा बदलने से कोशिकाएं या तो फूलती हैं या सिकुड़ती हैं, जिससे पत्तियों में स्पष्ट हलचल दिखाई देती है और वे हिलती हुई दिखाई देती हैं। और अंतिम बिंदु जो हमारा महत्वपूर्ण था वो हमने पढ़ा कि यह गति अक्सर उस बिंदु से भिन्न बिंदु पर होती है जहां स्पर्श हुआ था। यह दर्शाता है कि जानकारी पूरे पौधे में प्रभावी ढंग से और समन्वित रूप से संप्रेषित होती है। इसके बाद अब हम देख रहे हैं एनसीईआरटी पाठ्यगत प्रश्न संख्या 1। तो यहाँ पर हमारे प्रश्न में पूछा गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक तात्कालिक वृद्धि स्वतंत्र पादप अनुक्रिया का उदाहरण है। ऐसा कौन सा उदाहरण है जिसमें वृद्धि निर्भर नहीं करती उस अनुक्रिया में। हमारा विकल्प है क, जिसमें दिया हुआ है एक पादप का प्ररोह होता है, उसका प्रकाश स्रोत की ओर बढ़ना, जिसे हम प्रकाशानुवर्तन के नाम से जानते हैं। एक पादप की जड़ें गुरुत्वाकर्षण के साथ नीचे की ओर बढ़ती हैं, जिसे हम गुरुत्वानुवर्तन के नाम से जानते हैं। और विकल्प ग है एक मिमोसा पुडिका पादप की पत्तियों का छूने पर मुड़ना, जिसे हम कंपानुकुंचन के नाम से जानते हैं। और विकल्प घ है एक आरोही पादप का प्रतान एक खंभे के चारों ओर कुंडलित होना, जिसे हम स्पर्शानुवर्तन के नाम से जानते हैं। तो आप एकदम साफ साफ देख पा रहे हैं, आपको 3 ऐसे विकल्प नजर आ रहे हैं जिसमें पौधा कहीं ना कहीं बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है, लेकिन एक ही ऐसा विकल्प है जहां पर पौधा कहीं बढ़ा नहीं है, उसने उस तरफ गति नहीं करी, आगे नहीं गया। तो आप देख पा रहे हैं, लेकिन हम क्या करेंगे, इसके हल को विस्तार से समझने की कोशिश करते हैं। तो हमारा जो सही उत्तर है वो है गा, मिमोसा पोडिका, जिसे हमने अभी छुई मुई का उदाहरण देखा था, उसका ही वैज्ञानिक नाम है मिमोसा पोडिका। अब इनकी पौधों की पत्तियों का छूने पर मुड़ जाना, यानी कि जिसे हम कंपानुकुंचन के नाम से जानते हैं, कंपन हो जाना, यह एक प्रकार का ऐसा उदाहरण था जो कि वृद्धि से स्वतंत्र होता है। बाकी सब में वृद्धि होती है पौधे की। यहाँ पर छुई मुई के पौधों की पत्तियों का छूने पर मुड़ना तीव्र और अदिश होता है, जिसे कंपानुकुंचन या स्पर्शानुकुंचन कहा जाता है। यह गति पौधों में होने वाली वृद्धि के कारण नहीं होती, बल्कि पत्तियों के आधार पर स्थित पल्विनस कोशिकाओं के स्फीति दाब में तीव्र परिवर्तन के कारण होती है, जहां कोशिकाएं अचानक से अपना पानी खो देती हैं, और यह एक तात्कालिक अनुक्रिया का उदाहरण है। तो अन्य विकल्प वृद्धि पर निर्भर हैं, बस यही एक जो विकल्प का था वो वृद्धि पर निर्भर नहीं कर रहा था। अब हम क्या करेंगे, अब हम अगले प्रश्न को देखेंगे जिसमें पूछा गया है वीनस फ्लाई ट्रैप का तेजी से बंद होना निम्नलिखित में से किसके द्वारा शुरू होता है। तो यह प्रश्न आपसे यह जानने की कोशिश कर रहा है वीनस फ्लाई ट्रैप नामक मांसाहारी पौधे का जाल अपने शिकार को फंसाने के लिए किस तात्कालिक संकेत का प्रयोग करता है। और यह प्रश्न विशेष रूप से उस सूक्ष्म तत्काल क्रियाविधि पर केंद्रित है जो कि इस मांसाहारी पौधे के अस्तित्व के लिए महत्वपूर्ण है। तो यहाँ पर 4 विकल्प हैं। विकल्प का है प्रकाश का तीव्रता में परिवर्तन, प्रकाश की तीव्रता में परिवर्तन। विकल्प ख है ट्रिगर बालों द्वारा उत्पन्न एक वैद्युत संकेत। और विकल्प ग है पादप हार्मोन का स्राव। विकल्प ग है तापमान में परिवर्तन। तो चलिए हम उत्तर को समझने की कोशिश करते हैं। हमारा खा सही है विकल्प, जो हमारा सही उत्तर है ट्रिगर बालों द्वारा उत्पन्न एक वैद्युत संकेत, इसका सही उत्तर है। इसके बाद हम हल की बात करें तो यहाँ पर जब कोई कीट यानी कि वीनस फ्लाई ट्रैप की बात कर रहे हैं, जब इसके जाल में स्थित संवेदनशील रोमोम को लगभग 20 सेकंड के भीतर 2 बार स्पर्श करता है, तो पादप कोशिकाओं में एक विद्युत आवेग या फिर क्रिया विभव उत्पन्न होता है। और यह दोहरा उद्दीपन पौधों को यह सुनिश्चित करने में सहायता करता है कि जाल किसी वर्षा की बूंद या कचरे के बजाय जीवित शिकार के लिए बंद हो रहा है। इससे ऊर्जा की बचत होती है। और इस से संकेत के मिलते ही जाल की कोशिकाओं में जल का दबाव अत्यंत तीव्र गति से परिवर्तित होता है, जिसके परिणाम स्वरूप जाल के दोनों पल्ले पलक झपकते ही बंद होकर कीट को बंदी बना लेते हैं। और इस प्रक्रिया की जो वैज्ञानिक जानकारी आप हिंदी विश्वकोश पर देख सकते हैं। लेकिन यह जो हमारा सही उत्तर था वो है ट्रिगर बालों द्वारा उत्पन्न एक विद्युत संकेत, जो है इसके द्वारा वीनस फ्लाई ट्रैप का तेजी से बंद होना इसके द्वारा होता है। तो हमारा सही उत्तर विकल्प खा था। अब हम बात कर रहे हैं अपने अगले प्रश्न की, जिसमें पूछा गया छुई मुई के पौधों की पत्तियों की तीव्र गति अचानक फिर खाली स्थान है की कमी के कारण होती है, स्फीति दाब की कमी के कारण, प्रकाश संश्लेषण की दर, या फिर ऑक्सीजन सांद्रता, या फिर विकल्प घ जल अवशोषण। तो मैंने आपको ये आज के व्याख्यान में बहुत अच्छे से समझा दिया, और इसका सही उत्तर है विकल्प का स्फीति दाब।
तो हम इसे समझ चुके हैं मिमोसा पुडिका के पत्तियों के आधार जिसे पल्विनी कहते हैं, इस पर स्थित प्रेरक कोशिकाओं के छूने पर यहाँ पर पानी का ह्रास यानी कि पानी खो देती हैं जो है कोशिकाएं, इस वजह से यहाँ पर ऐसा देखने को मिलता है। और कोशिकाओं से जल की अचानक निकासी के कारण उनके भीतर का स्फीति दाब अर्थात आंतरिक बल जो कोशिकाओं को फुलाए रख रहा था वो समाप्त हो जाता है, जिससे कोशिकाएं अपनी कठोरता खोकर ढह जाती हैं और पत्तियां तुरंत मुड़कर झुक जाती हैं। तो यहाँ पर यह गति इस दाब में परिवर्तन का परिणाम है, ना कि दीर्घकालिक वृद्धि प्रक्रिया का। तो इस तरीके से हमारा सही विकल्प हमें मिल गया जो कि था स्फीति दाब। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा एक तात्कालिक गैर वृद्धि संबंधी पादप अनुक्रिया का उदाहरण नहीं है। विकल्प का वीनस फ्लाई ट्रैप की पत्तियों का बंद होना, विकल्प ख एक पादप प्ररोह का प्रकाश की ओर मुड़ना, विकल्प ग मिमोजा पुडिका की पत्तियों का सिकुड़ना, विकल्प घ सैंड्यू के स्पर्शकों की शिकार की ओर गति। चलिए जानते हैं, हमारा उत्तर है ख पादप प्ररोह का प्रकाश की ओर मुड़ना। तो पादप प्ररोह का प्रकाश की ओर मुड़ना अर्थात प्रकाशानुवर्तन एक विशिष्ट अनुवर्ती गति है जिसमें पादप हार्मोन ऑक्सिन के प्रभाव से कोशिकाओं की विभेदक वृद्धि शामिल होती है यहाँ पर। और यह प्रक्रिया समय के साथ धीरे धीरे घटित होती है क्योंकि इसमें पौधे के तने का प्रकाश की विपरीत दिशा वाला भाग अतिरिक्त तीव्र गति से वृद्धि करता है। और अन्य विकल्प जैसे कि वीनस फ्लाई ट्रैप का बंद होना, मिमोसा पुडिका का सिकुड़ना और सैंड्यू की गति अनुवर्तनहीन गतियां हैं जो उद्दीपन मिलती है अत्यंत तीव्र गति से और तात्कालिक रूप से संपन्न होती हैं। और ये सभी गतियां पौधों की वास्तविक शारीरिक वृद्धि के बजाय केवल कोशिकाओं के भीतर स्फीति दाब में होने वाले आकस्मिक परिवर्तन पर आधारित होती हैं। तो चलिए अब हम एक और प्रश्न को समझते हैं जहां पर पूछा गया मिमोसा पुडिका पौधे में पत्तियों के मुड़ने की क्रियाविधि को समझाइए। तो ये हमने आज व्याख्यान में विस्तार से देख लिया, परंतु एक बार फिर से इसे समझ लेते हैं। यहाँ पर इस प्रश्न के समाधान पर जब हम चर्चा करते हैं तो मिमोसा पुडिका पौधों की पत्तियों में होने वाली तीव्र गति मुख्य रूप से कोशिकाओं के भीतर जल के दबाव में होने वाली आकस्मिक परिवर्तनों द्वारा संचालित होती है। उसके बाद जब पौधों के पत्रकों को स्पर्श किया जाता है तो उद्दीपन के कारण एक रासायनिक विद्युत संकेत उत्पन्न होता है जो पौधे के तंत्र में संचारित होता है। उसके बाद अगला बिंदु क्या है, यह उत्पन्न विद्युत संकेत तुरंत पत्तियों के आधार पर स्थित पल्बनी नामक विशिष्ट कोशिकाओं तक प्रेषित किया जाता है जो कि प्रतिक्रिया के केंद्र के रूप में कार्य करती है। और संकेत प्राप्त होते ही प्रतिक्रिया स्वरूप पल्विनर कोशिकाएं बहुत तेजी से पोटेशियम आयनों का त्याग करती हैं जिससे कोशिकाओं के भीतर एक परासरणी प्रवणता निर्मित होती है। उसके बाद क्या होता है यहाँ पर, फिर आयनों के पीछे पीछे पानी भी इन कोशिकाओं से बाहर निकल जाता है और अंतर कोशिकीय स्थानों में चला जाता है जिससे कोशिकाएं अपना स्फीति दाब खोकर पूरी तरीके से पिचक जाती हैं। और कोशिकाओं की इस अचानक शिथिलता और आधारभूत अवलंबन की कमी के कारण पत्तियां तुरंत नीचे की ओर झुक जाती हैं और मुड़कर बंद हो जाती हैं। अब देखो अगला प्रश्न क्या है, यहाँ पर क्या पूछा गया है कि एक मटर के पौधे का प्रतान एक सहारा संरचना के चारों ओर कुंडलित होता हुआ देखा जाता है। क्या यह किसी उद्दीपन के प्रति तत्काल प्रतिक्रिया है? अपना औचित्य आप सिद्ध करें। तो चलिए समझते हैं इस प्रश्न के हल को भी। यहाँ पर क्या बताया गया है कि नहीं, यह कोई तत्काल प्रतिक्रिया नहीं है। मटर के पौधे के प्रतान का किसी सहारे के चारों ओर लिपटना छुई मुई के पौधे की तरह कोई तात्कालिक या तीव्र प्रतिक्रिया नहीं होती। यह बहुत ही धीमी प्रतिक्रिया होती है जिससे पूर्ण होने और स्पष्ट रूप से दिखाई देने में घंटों या फिर दिनों का समय लग जाता है। कोशिकाओं के विभाजन की इस धीमी गति के कारण ही हमें परिवर्तन तुरंत दिखाई नहीं देता। और एक प्रतान का कुंडलित होना वास्तव में स्पर्शानुवर्तन नामक पादप गति का एक प्रमुख उदाहरण है जो स्पर्श के उद्दीपन के प्रति एक निश्चित दिशात्मक अनुक्रिया है। यह पूरी तरह से वृद्धि निर्भर गति है जिसमें स्पर्श वाले भाग की तुलना में विपरीत दिशा में कोशिकाएं अधिक तेजी से विकसित होकर प्रतान को मोड़ देती हैं। इस प्रक्रिया में पादप हार्मोन ऑक्सिन एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है जो कोशिकाओं को लंबा करके प्रतान को सहारे के चारों ओर लपेटने में सहायता करता है। अब हम क्या बात कर रहे हैं मुख्य बिंदुओं की इस अध्याय के जो हमने आज पढ़े। हमने संवेदनशील पौधे
मिमोजा पुडिका की प्रतिक्रिया एक विशिष्ट गति है जिसमें पौधे की वास्तविक शारीरिक वृद्धि या विकास शामिल नहीं होता। यह तात्कालिक हलचल केवल स्फीति दाब में होने वाले बदलावों का परिणाम होती है, जो उद्दीपन हटते ही अपनी पुरानी अवस्था में लौट आता है। फिर हमने क्या देखा? हमने देखा कि यह प्रतिक्रिया पौधों की अन्य सामान्य गतियों के बिल्कुल विपरीत होती है, जैसा कि प्रकाश की ओर बढ़ती हुई प्ररोह की गति को हमने देखा। प्ररोह की गति जो पूरी तरीके से वृद्धि पर निर्भर होती है। प्रकाशानुवर्तन जैसी प्रक्रियाओं में कोशिकाओं का स्थायी विस्तार होता है, जबकि संवेदनशील पौधों की गति अस्थायी और तीव्र होती है। उसके बाद पौधों में जानकारी के त्वरित संचालन या शारीरिक गति को नियंत्रित करने के लिए जंतुओं की तरह कोई जटिल तंत्रिका तंत्र या मांसपेशी ऊतक मौजूद नहीं होता। वे अपनी सुरक्षा और अनुकूलन के लिए पूरी तरीके से को कोशिकीय स्तर पर होने वाली भौतिक और रासायनिक परिवर्तनों पर निर्भर करते हैं। इसके बाद सूचनाओं के संचरण के लिए पौधे एक कोशिका से दूसरी कोशिका तक संदेश प्रसारित करने हेतु विशेष विद्युत रासायनिक संकेतों का निरंतर उपयोग करते हैं। यह प्रक्रिया जंतुओं के तंत्रिका आवेगों के समान कार्य करती है, जिससे पौधा बाहरी वातावरण के प्रति सक्रिय रूप से प्रतिक्रिया दे पाता है। यह विद्युत रासायनिक संचार संकेत को स्पर्श के सटीक बिंदु से लेकर उस विशिष्ट क्षेत्र या तक यात्रा करने की अनुमति देता है जहां वास्तविक गति संपन्न होती है। इसके माध्यम से पौधे का एक हिस्सा प्रभावित होने पर भी संदेश पूरे अंग तक पहुंच जाता है, जिससे समन्वित प्रतिक्रिया संभव हो पाती है। इसके बाद पत्तियों में यह दृश्य गति तब उत्पन्न होती है जब कुछ विशिष्ट पादप कोशिकाएं अपने भीतर के जल स्तर को नियंत्रित करके अचानक अपना आकार बदल देती हैं। कोशिकाओं के पिचकने या फूलने की इस प्रतिक्रिया से पत्तियों का ढांचा झुक जाता है, जिसके परिणाम स्वरूप पौधा हमें मुड़ा हुआ दिखाई देता है। अब हम बात करते हैं दिलचस्प प्रश्नों की, जो कि आपको इन पर विचार करना है और आपको इनके उत्तर खोजने हैं। तो यहाँ पर पहला प्रश्न है कि विकास प्रक्रियाओं और अनुक्रियाओं के समन्वय में पादप हार्मोन की भूमिका की आप व्याख्या करेंगे और उनके संश्लेषण स्थल के उनके क्रिया स्थल के सापेक्ष महत्व को उजागर भी करेंगे। उसके बाद प्रश्न संख्या 2, इसमें पूछा है कि पौधे एवं जंतुओं में गति की क्रियाविधि की तुलना और अंतर को स्पष्ट करेंगे और प्रत्येक प्रणाली, चाहे पौधा हो चाहे जंतु हो, दोनों के लाभों और सीमाओं की चर्चा भी हम करेंगे। तो यहाँ से हमारा ये व्याख्यान समाप्त होता है। इस व्याख्यान में भाग लेने के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।